संप्राप्ति, आय या आगम होता क्या है? संप्राप्ति, आय या आगम। एक उत्पादक के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के पश्चात उस वस्तु की बिक्री की जाती है। वस्तु की बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि संप्राप्ति है, आगम है या फिर आय है। अर्थात एक उत्पादक ने किसी भी वस्तु का उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद उसे क्या करता है? बेचता है। बेचने के बाद जो उसे मौद्रिक राशि यानी पैसे क्या हुए? प्राप्त हुए। मुद्रा क्या हुई? प्राप्त हुई। जो मुद्रा प्राप्त हुआ वही क्या है? संप्राप्ति है, आय है, आगम। संप्राप्ति है, आय है, आगम है। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे उस फर्म की संप्राप्ति कहा जाता है। उसे उस फर्म की संप्राप्ति कहा जाता है। एक फर्म की संप्राप्ति उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। इसे बिक्री से प्राप्त होने वाला धन ही संप्राप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? बिक्री से प्राप्त होने वाला धन, यानी वस्तु की बिक्री करने के पश्चात प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है? संप्राप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्राप्ति कहलाता है। वस्तु की बिक्री करने से प्राप्त होने वाला धन संप्राप्ति कहलाता है। अब इस संप्राप्ति के अंदर लागत और लाभ दो के दोनों शामिल होते हैं, यानी संप्राप्ति बराबर में होता है लागत जमा में लाभ। संप्राप्ति में लागत और लाभ दो के दोनों क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। संप्राप्ति बराबर में होता है लागत जमा में लाभ। संप्राप्ति बराबर क्या होता है? लागत जमा में लाभ। यदि हमें लाभ निकालना है तो संप्राप्ति में से लागत माइनस करना पड़ेगा। यदि हमें लाभ निकालना है तो संप्राप्ति में से लागत को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लाभ निकालने के लिए संप्राप्ति में से लागत को क्या करना है? माइनस करना है, तो हमें प्राप्त होगा लाभ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वस्तु बनाई गई, 10 रुपये की लागत आई और 10 रुपये की लागत के पश्चात उस वस्तु को मार्केट में बेचा गया। वस्तु को बनाने के बाद उस वस्तु को मार्केट में बेचा गया, बाजार में बेचा गया। बेचने प्रांत उस पर 15 रुपये की संप्राप्ति आई। संप्राप्ति कितनी की आई? 15 रुपये की। अब हमें पता लगाना है प्रॉफिट कितने का हुआ, तो भाई कैसे पता लगा? संप्राप्ति में से हमने लागत को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। संप्राप्ति कितने की है? 15 रुपये की। लागत कितने का आया था वस्तु को बनाने में? 10 रुपये का। तो हमने 15 रुपये में 10 रुपये माइनस किया, पता लगा प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो संप्राप्ति के अंदर लाभ और लागत दो के दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। संप्राप्ति बराबर में लागत प्लस में लाभ, और लाभ बराबर संप्राप्ति माइनस में लागत। आगे है कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। किसी वस्तु की बिक्री करने के पश्चात, किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने के पश्चात प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। कुल संप्राप्ति कहलाता है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ क्या कहलाता है? कुल संप्राप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल संप्राप्ति कहलाता है। मतलब ये है कि कल्पना कीजिए आपने 10 आइसक्रीम का उत्पादन किया और आपने 10 के 10 आइसक्रीम क्या कर दी? बेच। एक आइसक्रीम की कीमत 50 रुपये है, तो 10 आइसक्रीम आपने बेच दी, यानी 10 की 10, यानी वस्तु की सब आइसक्रीम की सभी इकाइयाँ आपने बेच दी। 10 गुणे में 50 यानी 500 रुपये जो आपके पास आए हैं वो कुल संप्राप्ति। वो क्या है? कुल संप्राप्ति। तो कुल संप्राप्ति क्या है? किसी वस्तु की बिक्री करने से, किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। फिर अगला पॉइंट आता है सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू MR मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात MR। ये क्या है? सीमांत संप्राप्ति है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर, कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर सीमांत संप्राप्ति कहलाता है।
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर सीमांत संप्राप्ति कहलाता है, एमआर कहलाता है। एमआर का फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है? डेल्टा टी आर बटे में डेल्टा क्यू, या फिर एमआर बराबर में टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1, ये फार्मूला एमआर निकालने का। एमआर निकालने का फार्मूला है भाई कि डेल्टा टी आर यानी जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है उसको क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या आएगा? टी आर। क्या आएगा? टी आर। यानी सॉरी क्या आएगा? एम आर। क्या आएगा? एम आर। एम आर क्या है भाई? एम आर क्या है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। अगला है औसत संप्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू अर्थात औसत संप्राप्ति ए आर। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू क्या है? औसत संप्राप्ति अर्थात ए आर क्या है? प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाता है। प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाता है। प्रति इकाई उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाता है। उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाता है। औसत संप्राप्ति से प्राय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री या प्रति इकाई संप्राप्ति से, यानी इसका मतलब है कि वस्तु की एक इकाई कितने में बेची जा रही है? प्रति इकाई संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति का मतलब है वस्तु की एक इकाई कितने में बेची जा रही है। ये औसत जो संप्राप्ति है ये कीमत के बराबर होती है। औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर होती है, यानी ए आर बराबर में क्या होता है? प्राइस। वस्तु की कीमत ही औसत संप्राप्ति है। वस्तु की कीमत ही औसत संप्राप्ति है। ए आर बराबर में क्या होता है? प्राइस। यानी औसत संप्राप्ति क्या है? प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाती है। प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाती है। प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे, यदि ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है? यदि औसत संप्राप्ति स्थिर होता है तो क्या होता है? यदि औसत संप्राप्ति स्थिर होता है तो क्या होता है? यदि औसत संप्राप्ति स्थिर होता है तो क्या होता है? देखो ए आर जब स्थिर होता है यानी कीमत क्या होती है? स्थिर होती है, तो एम आर भी स्थिर होता है। जब ए आर स्थिर होता है तो एम आर भी स्थिर होता है। जब ए आर स्थिर होता है एम आर भी स्थिर, और जब एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से बढ़ता है। जब ए आर स्थिर होता है तो एम आर स्थिर होता है, एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से बढ़ता है। स्थिर दर से बढ़ने का मतलब होता है एक जैसा बढ़ रहा है, जैसे 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बढ़ रहा है, लेकिन स्थिर दर से बढ़ रहा है, हमेशा एक जैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉइंट क्या है? जब ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है? हेडिंग क्या है? जब ए आर स्थिर होता है तो क्या, अर्थात जब कीमत स्थिर होती है तो क्या होता है? जब कीमत स्थिर होती है तो क्या होता है? जब ए आर स्थिर होता है तो एम आर भी स्थिर होता है। जब ए आर स्थिर होता है तो एम आर भी स्थिर होता है। एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से बढ़ता है। जब एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से क्या होता है? बढ़ता है। जब एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से क्या होता है? बढ़ता है। और एम आर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर है। एम आर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला क्या है? अंतर है। तो हमने सीखा जब ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है? जब ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है? जब ए आर स्थिर होता है एम आर भी स्थिर होता है। एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से क्या होता है? बढ़ता है। एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से बढ़ता है। और एम आर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला क्या होता है? अंतर होता है। एम आर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर। अगली हेडिंग है, यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होती है तो क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? जब ए आर स्थिर होता है यानी औसत संप्राप्ति स्थिर होता है तो क्या होता है? अगली हेडिंग क्या है? जब औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? जब औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? जब औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? यानी जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? तो भाई जब ए आर घटता है तो एम आर भी घटता है। जब ए आर घटता है तो एम आर भी घटता है। जब ए आर घटता है तो एम आर भी घटता है। और जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब
एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है, और एम आर में ए आर की तुलना से दुगनी तेज़ी से कमी होती है। एम आर में ए आर की तुलना से दुगनी तेज़ी से कमी आती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है। तो भाई जब ए आर स्थिर नहीं होता बल्कि घटता है तो एम आर भी घटता है, और जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है, और एम आर में ए आर की तुलना से दुगनी तेज़ी से कमी होती है। एम आर में ए आर की तुलना से दुगनी तेज़ी से कमी होती है। तो हमने ये सीखा, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है। अगली हेडिंग, क्या एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, क्या एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। उसका रिप्लाई है हाँ, एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। इसकी व्याख्या की गई है ग्राफ के द्वारा। टी आर और एम आर में संबंध, टी आर और एम आर में संबंध, टी आर और एम आर में संबंध। जब एम आर घटता है, जब एम आर घटता है, जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। फिर जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू हो जाता है। एम आर और टी आर में संबंध, एम आर और टी आर में संबंध। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। ये एम आर और टी आर में संबंध। अगला हेडिंग है, विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र कैसा होता है। विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र कैसा होता है। तो पहला बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कैसा बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता होते हैं, ढेर सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार जहाँ पर किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता हैं, ढेर सारे विक्रेता हैं, समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, और कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। दैट्स मीन कि उद्योग द्वारा, फर्म द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा फर्म की वस्तु की जो कीमत निर्धारित की गई, उसी वस्तु की कीमत पर में वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसके अंदर मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहाँ किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता हैं, ढेर सारे विक्रेता हैं, समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को बेचना पड़ता है। और इस बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। इस बाजार के बारे में उपभोक्ताओं को, क्रेताओं को, विक्रेताओं को पूरी तरीके से पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन सा फर्म किस वस्तु को कौन सी कीमत पर खरीद रहा है या फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। खरीद रहा है या फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। और इस फर्म का हम पढ़ क्या रहे हैं, विभिन्न बाजारों में फर्म का समप्राप्ति वक्र, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का फर्म का संप्राप्ति वक्र कैसा होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संप्राप्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार क्यों होता है, पूर्णतया लोचदार क्यों होता है, क्योंकि प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ना ही कीमत बढ़ाई जा सकती है और ना ही कीमत क्या की जा सकती है, घटाई जा सकती है। प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। जो कीमत उद्योग ने निर्धारित किया है उसी कीमत पर ही वस्तु को बेचा जाएगा। इसलिए इस फर्म का संप्राप्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये कीमत घटा बढ़ा क्यों नहीं सकता, क्योंकि इस मार्केट की विशेषता क्या है, समरूप वस्तुएं। सबकी वस्तुएं कैसी हैं, समरूप है, एक जैसी हैं। सबके सब पूरा मार्केट एक जैसा वस्तु क्या कर रहा, बेच रहा है। और दूसरा विशेषता क्या, पूर्ण ज्ञान है। मार्केट के बारे में क्रेताओं विक्रेताओं को पूरा का पूरा क्या है, ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है कि कौन सी फर्म किस वस्तु को कौन सी कीमत पर खरीद रही है या फिर कौन सी कीमत पर क्या कर रही है, बेच रही है। तो यदि एक फर्म अपने वस्तु की कीमत को क्या करता है, कम करेगा, तो उसे अनावश्यक हानि होगी। कीमत को कम करेगा तो उसे अनावश्यक हानि होगी।
और यदि कीमत को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो अपने सभी ग्राहक खो बैठेगा। क्यों खो बैठेगा? क्योंकि पूरा का पूरा बाजार ही एक ही जैसी वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है, और पूरे बाजार के बारे में क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान है। इसलिए इस फर्म के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर प्रचलित कीमत पर वस्तु को बेचना पड़ता है, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का फर्म का, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के वक्र का आकार पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के वक्र का आकार, संप्राप्ति वक्र का आकार कैसा होता है? पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार होता है। आगे एकाधिकार में संप्राप्ति वक्र कैसा होता है? एकाधिकार बाजार क्या होता है? पहले बताना चाहिए, एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जहां पर किसी वस्तु का विक्रेता एक ही होता है, क्रेता ढेर सारे होते हैं। बेचने वाला एक, खरीदने वाले क्या होते हैं, अनेक। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण यानी अपने वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करता है। अपने वस्तु की कीमत स्वयं क्या करता है, निर्धारित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार जहाँ किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता हैं, ढेर सारे क्रेता हैं और विक्रेता केवल एक ही। जैसे भारतीय रेलवे, भारत के अंदर क्या है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का जो विक्रेता है वो भारतीय सरकार है, लेकिन क्रेता क्या है, पूरा का पूरा भारत है। कीमत पर पूरी तरीके से क्या है, नियंत्रण है। बेचने वाला एक है और खरीदने वाले क्या है, अनेक। इस बाजार की एक और विशेषता है कि भाई यदि आपने वस्तु की बिक्री को क्या करना है, बढ़ाना है, तो वस्तु की कीमत कम करना पड़ेगा। तो इस बाजार के अंदर यही होता है कि कीमत को कम करके ही वस्तु की बिक्री को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कीमत को कम करके ही वस्तु की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। इस फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है, यानी एकाधिकार बाजार का जो संप्राप्ति वक्र होता है, वह ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर होता है। ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का रीजन ये है कि कीमत को जब कम करेंगे तभी अधिक बिक्री की जा सकती है। इसलिए इस फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है, यानी एकाधिकार फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है, वो पूर्णतया वो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर होता है। अगला पॉइंट आता है, अगला बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार क्या है? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार, इस बाजार में भी किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता होंगे, ढेर सारे विक्रेता होंगे, बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होगा, यानी कुछ हद तक नियंत्रण होगा। लेकिन इस बाजार की विशेषता यह है कि इस बाजार के अंदर विभेदीकृत वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। वस्तुएं कैसी होती हैं? विभेदीकृत होती हैं। वस्तुएं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से क्या होंगी, भिन्न होंगी। अलग अलग वस्तुएं क्या की जाती है, बेची जाती है। लेकिन वहीं पर मैंने जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बताया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का फर्म का संप्राप्ति, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तुएं कैसी थी, समरूप, सबकी वस्तुएं एक जैसी थी। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार का जो वस्तुएं होती हैं वो विभेदीकृत होती हैं। विभेदीकृत क्या होती हैं? विभेदीकृत होती हैं। विभेदीकृत का मतलब होता है इनकी वस्तुएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होंगी, अलग होंगी। किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इसके अंदर भी बाजार में ढेर सारे क्रेता होंगे, ढेर सारे विक्रेता होंगे। विभेदीकृत वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है और कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। इस फर्म का भी जो संप्राप्ति वक्र होता है, एक अधिकारी फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है, ये भी ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। यहाँ पर भी कीमत को कम करके ही अधिक मात्रा में क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। कीमत को कम करके ही अधिक मात्रा में बेचा जा सकता है। तो इस फर्म का भी संप्राप्ति वक्र ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का नेचर ये है, रीज़न ये है कि जब कीमत क्या की जाएगी, कम की जाएगी, तभी ही अधिक मात्रा में क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। कीमत को कम करके ही अधिक मात्रा में बेचा जा सकता है। तो ये विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र, ये विभिन्न बाजारों में फर्म का क्या है, संप्राप्ति वक्र है। कौन कौन सा बाजार? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संप्राप्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होता है।
धिकार बाजार का संप्राप्ति वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर होता है, ऋणात्मक होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का संप्राप्ति वक्र भी ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक ही होता है। तो ये विभिन्न बाजारों के फर्म का संप्राप्ति वक्र।